Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. We were discussing chapter number 4 creating customer value and customer relationship. So आज हम इसका थर्ड पार्ट डिस्कस करने लगे हैं इस चैप्टर का, दैट इज द कस्टमर रिलेशनशिप, cultivating customer relationship. So in this cultivating customer relationship, we have to focus on the customer relationship management, attracting and retaining the customers, and building loyalties. So let's discuss them one by one. So first thing is customer relationship management. What customer relationship management is the process of carefully managing detailed information about the individual customers and all customers touch points to maximize loyalty. तो कस्टमर के साथ गुड रिलेशनशिप बिल्ड करना है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन डेवलप करना है फ्रॉम ऑल टच पॉइंट्स. टच पॉइंट्स क्या होते हैं कि एक कस्टमर आपके प्रोडक्ट को एक्वायर करने के लिए किन किन प्रोसेसेस से गुजरता है, वो उसके टच पॉइंट कहलाते हैं. फॉर एग्जांपल, उसने आपके प्रोडक्ट को गूगल पे सर्च किया, दैट्स अ टच पॉइंट. उसको उस प्रोडक्ट के बारे में आपकी कोई एडवर्टीजमेंट देखी, वो भी इसका टच पॉइंट है. उस प्रोडक्ट के बारे में जाके वो आपके किसी सेल्स पर्सन से मिला, दैट्स अ टच पॉइंट. वो किसी रिटेलर से जाके उसने आपके प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन ली, दैट्स अ टच पॉइंट. उस प्रोडक्ट को परचेज करने के बाद उसे यूज़ किया, दैट्स अ टच पॉइंट. तो ऑल दी प्रोसेसेस जहाँ जहाँ वो आपकी प्रोडक्ट के साथ मुंसलिक हो रहा है, दैट इज ऑल द टच पॉइंट्स. Okay, so the customer touch point is any occasion on which a customer encounter the brand and the product, from actual experience to the personal or mass communication to causal observations. तो तमाम processes इसमें आ जाते हैं, from acquisition of information to disposal of the product. तो उसमें use भी आ जाता है, information acquisition भी आ जाती है, उसकी disposal भी आ जाती है. कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में फर्स्ट थिंग इज दी पर्सनलाइजिंग मार्केटिंग है, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं. पर्सनलाइजिंग मार्केटिंग इज अबाउट मेकिंग श्योर द ब्रांड एंड इट्स मार्केटिंग आर एज रेलिवेंट एज पॉसिबल टू एज मैनी कस्टमर्स एज पॉसिबल. अ चैलेंज गिवन दैट नो टू कस्टमर्स आर आइडेंटिकल. पर्सनलाइज मार्केटिंग में आप रेलिवेंट मोस्ट रेलिवेंट पर्सनस को आप एक ही प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं. इट मीन्स अ माइक्रो सेगमेंट ओवर हेयर. सो आप माइक्रो सेगमेंट्स को यूज़ करते हुए बिल्कुल माइक्रो पे चले जाते हैं और इंडिविजुअल पर्सन के लिए आप प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं, और आप कंसिडर करते हैं कि हर एक कस्टमर दूसरे कस्टमर से डिफरेंट है. इसे हम कहते हैं वन टू वन मार्केटिंग. वन टू वन मार्केटिंग में हमारे पास वी हैव टू आइडेंटिफाई दी prospects and customers. So don't go after everyone. Build, maintain and mine a rich customer database with information from all the channels and customer touch points. तो आप हर एक इंडिविजुअल कस्टमर के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन एक्वायर करें और उसके बाद हर कस्टमर को एक डिफरेंट प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड करें. डिफरेंशिएट द कस्टमर्स अबाउट देयर नीड्स एंड देयर वैल्यू टू योर कंपनी. के हर कस्टमर अपनी नीड के हिसाब से डिफरेंट है और वो आपके लिए जो वैल्यू डेवलप कर रहा है वो उसके हिसाब से भी डिफरेंट है. एंड इंटरेक्ट विद ईच कस्टमर टू इम्प्रूव योर नॉलेज अबाउट देयर इंडिविजुअल नीड्स एंड टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स. तो हर कस्टमर के साथ इंडिविजुअली मीट करें और वर्कआउट करें कि हाउ वी कैन सेटिस्फाई देम इंडिविजुअली एंड बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप. एंड कस्टमाइज योर प्रोडक्ट्स, कस्टमाइज द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड मैसेज टू ईच कस्टमर्स. हर कस्टमर के लिए इंडिविजुअल मैसेज जो है वो आप डेवलप करेंगे. सो वन टू वन मार्केटिंग जो है वो फैशन इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा हो रही है. इट मीन्स सेलिब्रिटीज contacting with any fashion house for the development of their own outfits. कि आप उसको एक मूवी के लिए या एक ड्रामा के लिए कुछ ड्रेसेस स्टिच करवाने हैं या डिज़ाइन करवाने हैं, तो एक स्पेसिफिक फैशन हाउस जो है वो इस एक पर्सन के लिए अलहदा से इनसाइट डेवलप करके उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट जो है वो डिज़ाइन करके देता है. दैट्स नोन एज दी वन टू वन मार्केटिंग. आफ्टर पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग वी हैव द कस्टमर एम्पावरमेंट. द पावर इज विद द कस्टमर्स. आपका कस्टमर ही आपके लिए पावर डेवलप कर रहा होता है. आप कस्टमर को एंगेज करते हैं, कस्टमर को यूटिलाइज करते हैं फॉर द सोशल एक्टिविटीज़, फॉर द स्पेसिफिक कॉजेज़, ताकि वो आपके ब्रांड को भी एंडोर्स करें. जैसे पेंटीन ने किया. पेंटीन इज़ अ शैम्पू बनाने वाला एक ब्रांड है. हैज़ क्रिएटेड अ कैंपेन दैट इनकरेज वुमेन टू कट देयर हेयर्स एंड डोनेट द क्लिपिंग्स टू मेक विग्स फॉर कैंसर पेशेंट्स. तो उन्होंने क्या किया कि जिन लोगों के हेयर्स हैं वो अपने हेयर्स को कट करें, उनकी क्लिप बनाएं और डोनेट करें अपने हेयर्स को, ताकि उन हेयर से उन पेशेंट्स, कैंसर पेशेंट्स के लिए विग्स बनाई जा सकें जिनको केमोथेरेपी की वजह से या लेज़र थेरेपी की वजह से उनके हेयर लॉस हो गए हैं. तो दैट्स द स्पेसिफिक कैंपेन. तो इससे कस्टमर पावर शो हुई और ब्रांड इमेज जो है वो डेवलप हुआ. देन कस्टमर रिव्यूज़ एंड रिकमेंडेशंस. सो रिकमेंडेड बाय
relatives or friends or other customer worth more than advertisements. तो आपका एक कस्टमर किसी और को रिकमेंड करेगा या कोई उसका फ्रेंड या फैमिली मेम्बर या रिलेटिव उसको रिकमेंड करेगा तो उसकी वर्थ ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू एडवर्टीजमेंट। एक कंपनी एडवर्टीजमेंट देख एक कस्टमर एडवर्टीजमेंट देखने के बाद आपकी प्रोडक्ट को इतने आसानी से परचेज नहीं करता जितना कोई और पर्सन उसको रिकमेंड करता है। उसका किसी कोई दोस्त उसे कहता है ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है इसे यूज़ करें, या उसका कोई फैमिली मेम्बर कहता है, या कोई और कस्टमर रिव्यूज़ को देखकर, वो कस्टमर रिव्यूज़ को देखकर भी ज़्यादा इंस्पायर होता है और प्रोडक्ट को परचेज करता है। तो उसके लिए कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी जो है वो बजेस डेवलप कर सकती है, पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ डेवलप करती है, कस्टमर फीडबैक डेवलप करती है, कस्टमर रेटिंग्स पे वर्कआउट करती हैं कि जो कस्टमर आपकी प्रोडक्ट को परचेज करता है और वो सेटिस्फाई होता है तो उसे इन्फोर्स किया जाता है कि वो आपकी प्रोडक्ट के बारे में पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ जनरेट करे, पॉजिटिव कमेंट करे और रेटिंग जो है वो इन 5 स्टार्स जो है वो प्रोवाइड करे। तो इन दिस वे कस्टमर रिव्यूज़ जो हैं वो पॉजिटिव जो है वो आ सकते हैं। देन अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द कस्टमर्स। एक रिसर्च को हम उसके कुछ स्टैटिस्टिक्स पे गौर करते हैं तो उसके बाद हम इस पर रिटेनिंग और अट्रैक्टिंग पे जाते हैं। हम अकॉर्डिंग टू द रिसर्च एक्वायरिंग न्यू कस्टमर्स कॉस्ट 5 times मोर देन रिटेनिंग द करंट कस्टमर्स। तो अगर आप एग्जिस्टिंग कस्टमर को रिटेन करेंगे तो आपकी कॉस्ट 100 रुपये आएगी और अगर न्यू कस्टमर को अट्रैक्ट करेंगे तो 500 रुपये आएगी। So the average company loss rate is 10% if its customers yearly। तो churn rate जो है वो 10% होता है। Reducing customer defection by 5% can increase profit from 25 to 85%। तो अगर आप अपने कस्टमर्स का डिफेक्शन रेट 10% से 5% पे ले आते हैं तो आपका प्रॉफिट 25% से इंक्रीज करके 85% पे जा सकता है, या इन दो वैल्यूज़ के दरमियान हो सकता है। सो इन दिस वे इस रिसर्च के मुताबिक आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि retaining the existing customer is how much important for you. So what can the companies do? We have to reduce the defection rate। defection rate क्या होता है जी? losing rate, कि आपके कितने कस्टमर आपको छोड़ के जा रहे हैं, इसको churn rate भी कहते हैं। तो churn rate या defection rate आपको reduce करना होगा। इसके लिए क्या करना होगा? define and measure the its रिटेंशन रेट। कि सबसे पहले तो आपको डिफाइन करना होगा कि आपका मैक्सिमम रिटेंशन रेट कितना होना चाहिए, मैक्सिमम डिफेक्शन रेट कितना होना चाहिए, और उसको मेजर कैसे करेंगे। देन डिस्टिंग्विश द कॉजेज ऑफ कस्टमर एट्रिशन एंड आइडेंटिफाई दोज दैट कैन बी मैनेज्ड बेटर। कस्टमर का जो डिफेक्शन रेट है उसकी बेसिक रीज़न क्या है और उसका मैनेज कैसे कर सकते हैं, उनको दोबारा से बुला कैसे कर सकते हैं। एंड थर्ड, कंपेयर दी कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू टू कॉस्ट ऑफ रिड्यूसिंग दी डिफेक्शन रेट। हमें ये भी कंपेयर करना होगा कि उन कस्टमर्स जो हमें छोड़ के चले गए हैं या छोड़ के जाना चाह रहे हैं उनको रोकने पे खर्चा कितना आएगा, और अगर वो रुक जाते हैं तो उनसे हमें प्रॉफिट कितना मिलेगा। अगर उनके रुकने से हमें कोई खास प्रॉफिट नहीं मिलने वाला तो उन्हें जाने दें, लेकिन उनके रुकने से हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा तो ही हम उनको रोकेंगे और उस डिफेक्शन रेट को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। देन रिटेंशन डायनामिक से अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास मार्केटिंग फनल आ जाती हैं कि कैसे हमारा कस्टमर इन्फॉर्मेशन सुनने के बाद फाइनल परचेज की तरफ आता है। मार्केटिंग फनल को हम देखते हैं जी। दिस इज द मार्केटिंग फनल, आइडेंटिफाइज द परसेंटेज ऑफ पोटेंशियल टारगेट मार्केट एट ईच स्टेज इन द डिसीजन प्रोसेस फ्रॉम मैरली अवेयर टू द हाईली लॉयल कस्टमर्स। तो वो कस्टमर जो पहले बिल्कुल जस्ट प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, वहाँ से लेके कस्टमर आपकी प्रोडक्ट का लॉयल हो जाता है, वहाँ तक आपके कस्टमर आपको छोड़ के जाते रहते हैं। तो ये शेप जो है एक फनल की शेप है, कीफ जो होती है उर्दू में जिसे हम कहते हैं। तो टारगेट मार्केट है जी, टोटल टारगेट मार्केट जिसको टारगेट करके आपने अपनी प्रमोशनल कैंपेन लॉन्च की। तो उसके बाद आपके पास कुछ अवेयर कस्टमर आ जाते हैं। अवेयर कस्टमर वो है आई हैड हेयर्ड ऑफ दैट ब्रांड, तो जिन्होंने प्रोडक्ट के बारे में सुना है या ब्रांड के बारे में सुना हुआ है। अवेयर से कुछ लोग जो है वो ओपन टू ट्रायल पे चले जाते हैं, ये कम हो जाते हैं। आप देखें तो टारगेट मार्केट ज़्यादा थी, अवेयर उससे कम है, और ओपन मार्केट जो ओपन टू ट्रायल है वो उससे कम है। ओपन टू ट्रायल वो है आई एम ओपन टू ट्राइंग दी ब्रांड बट हैव नॉट डन सो। वो लोग जिन्होंने ट्रायल किया है लेकिन अभी तक फाइनल डिसीजन नहीं लिया। इसके बाद वो लोग ट्रायर बट नॉट रिजेक्टर्स, वो लोग जिन्होंने प्रोडक्ट को ट्राई किया और रिजेक्ट नहीं किया। आई हैव ट्राइड द ब्रांड एंड वुड यूज अगेन बट हैव नॉट डन सो इन पास्ट 3 months। ये वो लोग हैं जिन्होंने प्रोडक्ट को यूज़ किया, उसको बेटर कंसिडर किया और डिसीजन लिया कि हम यूज़ करेंगे जी फ्यूचर में इस प्रोडक्ट को। उसके बाद रिजेक्टर्स, रिसेंट वन
इंस्पेक्ट 3 मंथ्स, जो जिन्होंने यहाँ पर ट्राई किया और फील किया कि वो बेटर कंसीडर कर रहे हैं, उनमें से कुछ ने अब यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। आई हैव यूज द ब्रांड इन द पास्ट 3 मंथ्स बट आई एम नॉट अ रेगुलर यूज़र। ये वो लोग हैं जिन्होंने लास्ट 3 मंथ्स में आपके प्रोडक्ट को वंस यूज़ किया है। अब आगे हम चलते हैं। ये वो लोग हैं, आई एम रेगुलर यूज़र बट देर इज़ नॉट माई मोस्ट ऑफन यूज ब्रांड। जो रेगुलर यूज़ करना स्टार्ट करेंगे दैट एटलीस्ट 1 और 2 वीकली, वंस और ट्वाइस वो आपके प्रोडक्ट को यूज़ करें, लेकिन स्टिल दे आर नॉट मोस्ट ऑफन यूज़र्स हैं। उसके बाद आ जाते हैं मोस्ट ऑफन यूज़र्स। इनके अंदर से कुछ यूज़र्स मोस्ट ऑफन बन जाते हैं। आई यूज़ दिस ब्रांड मोस्ट ऑफन इवन दो आई डू यूज़ अदर ब्रांड्स। ये वो लोग हैं जो कि आपके प्रोडक्ट को मोस्ट ऑफन यूज़ कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ आपके कंपेटिटर की प्रोडक्ट को भी यूज़ कर रही हैं। और उसके बाद आ जाते हैं लॉयल कस्टमर्स, लॉयल्टी। आई ऑलवेज यूज़ दिस ब्रांड एज लॉन्ग एज इट इज़ अवेलेबल। तो जब तक ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, मैं सिर्फ इसी प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा हूँ, किसी और प्रोडक्ट को यूज़ नहीं कर रहा। सो इन दिस वे यू कैन टेक इट आउट कि टारगेट मार्केट से लॉयल कस्टमर तक होने तक आपके बहुत सारे कस्टमर आपको छोड़ के चले गए हैं। ये लॉयल कस्टमर भी आपके असल में कस्टमर्स हैं, इन्हीं पे आपको फोकस करना होगा। सो मार्केटिंग फाइनल के बाद हमारे पास आ जाता है जी मैनेज कस्टमर बेस। आपको कस्टमर बेस को मैनेज करना होगा। हाउ वी कैन मैनेज दिस कस्टमर बेस? रिड्यूसिंग दी रेट ऑफ कस्टमर डिफेक्शन, कि कस्टमर का जो चर्न रेट है, डिफेक्शन रेट है, उसे कम करना होगा। इंक्रीज द लॉन्गिविटी ऑफ द कस्टमर रिलेशनशिप, कि आपका कस्टमर रिलेशनशिप है जो लंबे से लंबा होना जरूरी है। जितना ज़्यादा लॉन्ग टर्म होगा उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा, उतनी ज़्यादा कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू बनेगी। देन शेयर ऑफ वॉलेट, वी हैव टू इंक्रीज द शेयर ऑफ वॉलेट। शेयर ऑफ वॉलेट होता क्या है कि एक कस्टमर टोटल स्पेंडिंग का कितने परसेंट आपके प्रोडक्ट पे स्पेंड कर रहा है। एक कस्टमर एक दिन में 1000 रुपये खर्चा कर रहा है, तो आपके प्रोडक्ट पे कितना खर्चा कर रहा है, दैट इज शेयर ऑफ वॉलेट। वी हैव टू इंक्रीज दिस शेयर ऑफ वॉलेट बाय क्रॉस सेलिंग, कि एक कस्टमर एक प्रोडक्ट परचेज करा तो उससे एसोसिएटेड प्रोडक्ट आप उसको सेल करें। अगर एक कस्टमर जो है वो जिलेट का रेजर परचेज कर रहा है, तो आप कोशिश करते हैं कि वो जिलेट का जो है वो शेविंग फोम भी परचेज करे। इसके अलावा अपसेलिंग आप करते हैं कि उससे एसोसिएटेड और जो प्रोडक्ट्स हैं जिलेट की, जो डायरेक्ट एसोसिएटेड नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट एसोसिएटेड हैं, तो वो भी आप उसको सेल करने की कोशिश करते हैं कि आप उसको आपकी कंपनी की प्रोडक्ट को जो है वो इंक्रीज करना चाह रहे होते हैं। देन कन्वर्ट और टर्मिनेट लो प्रॉफिट कस्टमर्स, या तो उन कस्टमर्स को जो लो प्रॉफिट कस्टमर्स हैं उनको कन्वर्ट करें प्रॉफिटेबल कस्टमर्स में। अगर वो प्रॉफिटेबल कस्टमर कन्वर्ट नहीं हो सकते तो फिर इनको टर्मिनेट कर दें, खत्म कर दें, ताकि आपके लॉसेज जो हैं वो कम हो सकें। एंड देन फोकसिंग ऑन हाई प्रॉफिट कस्टमर्स, के जो आपके 20% कस्टमर जो आपके 80% प्रॉफिट जनरेट करके दे रहे हैं, उन कस्टमर पे ज़्यादा फोकस करें, उनको आप हर सूरत रिटेन करने की कोशिश करें ताकि वो आपको छोड़ के ना जाएं। So this was the attracting and retaining the customers. Now have a look on the building loyalties. So लॉयल्टी बिल्ड करने के लिए वी हैव टू इंटरेक्ट विद द कस्टमर्स। जैसे हमने बात की थी कि कस्टमर्स को इंटरेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंटरेक्ट करने का मतलब ये है कि आप उनके साथ कोऑर्डिनेट करें, उनके साथ मीटिंग्स करें, उनको बारे में नो हाउ डेवलप करें, उनकी इनसाइट डेवलप करें, उनके प्रॉब्लम्स को सुने ताकि वो आपके साथ लॉयल रहें। देन डेवलप द लॉयल्टी प्रोग्राम्स। आपके पास एक और ऑप्शन भी अवेलेबल होती है कि आप लॉयल्टी प्रोग्राम लॉन्च करें। आप फ्रीक्वेंसी प्रोग्राम लॉन्च कर देते हैं कि आप इस महीने अगर 10 प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप इस महीने 20 एक्स्ट्रा प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो 20% डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा आप क्लब मेंबरशिप प्रोग्राम लॉन्च कर देते हैं, जैसे पिज़्ज़ा वाले करते हैं जी, कि आप हमारा मेंबरशिप कार्ड परचेज कर लें, 200 रुपये का कार्ड है। आगे आप जब भी परचेज करेंगे तो आपको कूपन मिलेंगे, आप 4 पिज़्ज़ा के साथ एक पिज़्ज़ा फ्री ले सकेंगे, आप 50% डिस्काउंट अवेल कर सकेंगे। ये सिर्फ मेंबरशिप के मेंबर्स के लिए होगा, जो अगर आप मेंबर नहीं होंगे तो आपको पूरी पेमेंट करनी पड़ेगी। तो इस तरीके के आप डिफरेंट प्लान्स लॉन्च करके, मेंबरशिप कार्ड लॉन्च करके कस्टमर को लॉयल कर सकते हैं। एंड अदर देन दैट वी कैन हैव go for the institutional ties as well. We can go for different competitors, जो हमारे different competitors हैं, different institutions हैं, उनके साथ वर्कआउट करके हम डेवलप कर सकते हैं, अपने लिंकेजेस डेवलप कर सकते हैं, ताकि हम स्पेशल डिस्काउंट्स ऑफर कर सकें। जैसे कि नाइके और एप्पल को प्रोडक्ट्स में वर्कआउट कर रही हैं। देयर नाइके प्लस ऐप इज़ प्रॉपरली वर्किंग विद दी एप्पल वॉचेज़। वहाँ से वो डिफरेंट टाइप का डाटा एक्वायर करके कस्टमर के बारे में बेटर डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं कि आपकी पल्स रेट क्या चल रहा है, आपको कितनी रनिंग करनी चाहिए, किस ट्रैक पे करनी चाहिए, कितना स्मूथ होगा आपके लिए, स्पीड कौन सी होनी चाहिए आपकी। तो दे आर वर्किंग फॉर द सेक ऑफ दिस। सो हम इंस्टीट्यूशन वाइज डिफरेंट कंपनीज के साथ कोऑर्डिनेट करके
हम वर्कआउट कर रहे होते हैं, जैसे इजी पैसा और डिफरेंट फ्यूल कंपनीज ने किया कि अगर आप इजी पैसा कार्ड के थ्रू फ्यूल डलवाएंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। सो दीज आर द इंस्टीट्यूशनल टाइज, तो डिफरेंट कंपनीज मिलके जो है वो कलेक्टिव प्रोग्राम्स जो है वो लॉन्च कर रही होती हैं। सो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में इसके बाद हमारे पास आ जाता है विन बैक्स। विन बैक्स मीन्स गेटिंग द कस्टमर बैक, जो आपके एक्स कस्टमर्स हैं उनको दोबारा से विन करना, दैट्स नोन एज विन बैक्स। इट्स ऑफन ईजियर टू विन बैक और योर एक्स कस्टमर्स देन टू फाइंड द न्यू वंस। तो आपके जो एक्स कस्टमर्स हैं उनको अट्रैक्ट करना ज़्यादा ईजी होता है एज कम्पेयर टू अट्रैक्टिंग द न्यू कस्टमर्स। फॉर द सेक ऑफ दिस व्हाट यू कैन डू, जो आपके कस्टमर छोड़ के जा रहे हैं उनके लिए आप एग्जिट इंटरव्यूज़ रख दें कि आप उनसे एक फॉर्म फिल करवा लें, उनके साथ एक इंटरव्यू कंडक्ट कर लें, एक फ़ोन कॉल कर लें कि जी आप हमारे प्रोडक्ट पहले यूज़ करते थे, आप नहीं कर रहे हैं, आप छोड़ के चले गए हैं, क्या रीज़न थी आपकी इसके छोड़ के जाने की, ताकि आप अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई कर सकें और वो अमेंडमेंट करने के बाद उसको दोबारा से बुला सकें। एंड देन इसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन होती है, वी कैन गो फॉर लॉस्ट कस्टमर सर्वेज, कि जो कस्टमर आपको छोड़ के चले गए हैं उनको एक ईमेल के थ्रू आप उनको एक सर्वे फॉर्म सेंड कर दें ताकि वो फिल करके आपको दोबारा रीसेंड करे और आपको पता चले कि कस्टमर आपको छोड़ के गया क्यों है। दिस आर ऑल अबाउट द कल्टिवेटिंग कस्टमर रिलेशनशिप्स। यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक रह गया जी, दैट इज द डेटाबेस एंड डेटाबेस मार्केटिंग। So what the customer database is an organized collection of comprehensive information about the individual customers or prospects that is current, accessible and actionable for lead generation, lead qualification and sale of a product or service or maintenance of the customer relationship। तो कस्टमर के बारे में comprehensive information कलेक्ट करना जो कि आपके काम आ सके, कस्टमर को सेटिस्फाई करने में, उसको प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करने में और कस्टमर रिलेशनशिप बिल्ड करने में। सो दैट डेटाबेस इज नोन एज कस्टमर डेटाबेस। इसके लिए डेटाबेस मार्केटिंग यूज होती है, दैट्स द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग, मेंटेनिंग एंड यूजिंग द कस्टमर डेटाबेस एंड अदर डेटाबेसेस, जिसमें आपके प्रोडक्ट प्रोड्यूसर की डेटाबेस भी हो सकती है, सप्लायर की डेटाबेस भी हो सकती है, रीसेलर की डेटाबेस भी हो सकती है, टू कॉन्टैक्ट, ट्रांजैक्ट एंड बिल्ड कस्टमर रिलेशनशिप। तो कस्टमर के साथ अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए आप अपने अलाइड जो कंपनीज हैं उनकी भी डेटाबेस को यूज़ कर सकते हैं। Data warehouses and data mining. So survey companies capture information every time a customer comes into the contact with any of their departments, whether it is customer purchase, customer request, service call or online query or email in the rebate card। तो कस्टमर जब भी किसी भी एंड पे कस्टमर कंपनी के साथ कांटेक्ट करता है तो अच्छी कंपनीज जो है वो उन कस्टमर का डाटा जो है वो कंपाइल कर लेती हैं, तो डाटा वेयर हाउस बन जाता है। तो उसके बाद फिर डाटा माइनिंग की जाती है, उसके अंदर से रेलेवेंट डाटा को कलेक्ट किया जाता है, मीन्स के कस्टमर का एड्रेस क्या है, उसका नेम क्या है, उसका टेलीफोन नंबर क्या है, उसकी परचेज हिस्ट्री उसके अंदर आ जाती है, डेमोग्राफिक्स आ जाते हैं, साइकोग्राफिक्स आ जाती हैं, मीडिया ग्राफिक्स आ जाती हैं कि किस किस चैनल के थ्रू हमारे पास आया था। फिर आप इजीली डाटा माइनिंग कर सकते हैं। आपको चाहिए कि जी एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया में रहने वाले लोगों का मुझे डाटा चाहिए, तो आप डाटा माइनिंग के थ्रू उनके एड्रेसेस को टारगेट करेंगे और उस स्पेसिफिक एरिया के लोग जो है वो आपके पास आ जाएंगे। आप चाहते हैं जी वो कस्टमर जिन्होंने लास्ट मंथ 10 टाइम्स आपके प्रोडक्ट को परचेज किया था, तो आपके पास परचेज हिस्ट्री अवेलेबल है, तो 10 टाइम्स परचेज करने वाले लोगों को आप इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो दैट इज नोन एज डाटा माइनिंग, के डाटा वेयर हाउसेस के अंदर से रेलेवेंट डाटा एक्सट्रैक्ट करना नोन एज डाटा माइनिंग। So that was all about this chapter। इससे रेलेवेंट कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं और वो लोग जो क्लास से हैं वो अपने ग्रुप में पूछ सकते हैं। शुक्रिया, थैंक यू एंड धन्यवाद।